को पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन इसमें से जो है तकरीबन जितनी भी यूनानी की परीक्षाएं होती हैं, देखने में सवाल भी आ ही जाता है। और अगर लगातार नहीं आता तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक आध साल बीच में छोड़ करके फिर आ जाता है। लेकिन ये है कि रिपीट होता रहता है इस हाल में से भी सवाल, यानी कि ये भी इस हाल जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट डिजीज है मुआलिजात की, मेडिसिन की। तो इस हाल, यूनानी में इस हाल, इंग्लिश में डायरिया बोलते हैं, और आम जबान में, आम बोलचाल में, उर्दू में, हिंदी में जो है दस्त बोल देते हैं। इस हाल बना है सहल से, सहल, 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 सहल से बना है इस हाल। सहल कहते हैं आसानी को, ठीक है, सहल कहते हैं आसानी को, ठीक है। एक चीज होती है सहल, एक चीज होती है मुश्किल। सहल के माने आसानी के होते हैं, और मुश्किल जो है वो मुश्किल है, ठीक है। आम तौर से देहात में बोल देते हैं कि ये काम जो है सहला है, यानी कि सहला जो है वो सहल से बना है, यानी कि आसान है। देहात में बोल देते हैं ये काम सहेला है, सहेला यानी कि वो सहल से बना है। सहल के माने होता है आसानी से, ठीक है। तो सहल से ही बना है इस हाल। इसका नाम सहल से रखने की वजह जो समझ में आती है वो ये आती है, चूंकि इस हाल में पाखाना इस तरीके से खारिज हो जाता है इंसान की आंतों से कि उसका ज़्यादा एहसास नहीं होता। जिस तरीके से नॉर्मल जो पाखाना खारिज होता है, तो नॉर्मल पाखाना खारिज होने के टाइम पे एक नॉर्मल सी मरोड़ भी होती है, और सभी जो नॉर्मल कंडीशन है, जो फिजियोलॉजी है वो पूरी बनती है, ठीक है। पता लगता है कि पाखाना खारिज हो रहा है एक नॉर्मल हद तक, एक नॉर्मल कंडीशन में, फिजियोलॉजी में। तो लेकिन सहल जो है, इस हाल जो है, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, और ये मतलब इसमें कुछ ज़्यादा एहसास नहीं होता। एक हल्की सी जो एक नॉर्मल मरोड़ होनी चाहिए पाखाना होते टाइम वो नहीं होती, यानी कि बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए सहल से बना है इस हाल। इस हाल में बहुत आसानी से जो है पेट साफ होता है, बार बार होता है, पतला होता है, पाखाना जो है पतला होता है, बार बार होता है। तो इसीलिए सहल यानी कि आसानी, आसान, और इस हाल जो बना है उसी से बना है, ताकि जो है इसका जो एक जोड़ है सहल से यानी कि आसानी से, वो साबित होता रहे, यानी कि बहुत आसानी से पाखाना निकलना। इसको ऐसे समझिए आप, इंग्लिश में डायरिया है। अब इसको ऐसे समझते हैं, अमा सगीरा यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के फैल, काम यानी कि फंक्शन। जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारी ओरल कैविटी यानी कि मुंह से शुरू हो जाती है, उसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद जो है वो छोटी आंत, छोटी आंत में जो है ड्यूडिनम से शुरू होकर के इलियम तक, और उसके बाद जो है बड़ी आंत, बड़ी आंत में सीकम हो गए, कॉलन हो गए। चार कॉलन जो है वो चार तरीके हैं, नंबर एक असेंडिंग, नंबर दो ट्रांसफर, नंबर दो डिसेंड, नंबर तीन डिसेंडिंग, नंबर चार सिग्मॉइड। उसके बाद रेक्टम, और ओपनिंग जो है वो एनस। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि कनाते गिजाई या खाने की नली है, मुंह से लेकर के एनस तक। तो इसमें जो है अमा सगीरा, अमा सगीरा यानी कि जो छोटी आंत है, छोटी आंत का खाने को हजम करने में, यानी कि खाने को पचाने में बहुत बड़ा रोल है छोटी आंत का। तो छोटी आंत के जो फैल हैं, क्योंकि छोटी आंत के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जो सांप की तरह की एक मूवमेंट होती है ऐसे, और ये मूवमेंट जो है ये क्या करती है, खाने को, जो आते हैं वो तिरछी फिरछी होकर के जो है खाने को आगे की तरफ सरकाती रहती है, ठीक है। सांप की तरह की मूवमेंट होती है, इसको जो है मेडिकल में बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। हमारे यहाँ यूनानी में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो होता है हरकते दूधिया। दूधिया, दूध यानी कि कीड़े वाली हरकत, कीड़े वाली, कीड़ा ऐसे चलता है ना लपेटा ले ले करके, तो हरकते दूधिया यानी कि कीड़े वाली हरकत, ठीक है। इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आते जो है ऐसे ऐसे करके जो है हरकत करती हैं, जिससे जो अंदर गिजा होती है या पाखाना होता है वो आगे सरकता रहता है, ठीक है।
तो सबसे ज्यादा जो बड़ा काम होता है वो छोटी आंत का होता है। छोटी आंत जो होती है वो 3.5 मीटर की होती है। 3.5 मीटर और 2.5 मीटर, 6 मीटर की होती है छोटी आंत। और बड़ी आंत जो है वो 1.5 मीटर की होती है। तो 6 और 1.5, 1.5 जो हो गई वो बड़ी हो गई। और ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत में जो है, एक जो ऊपर वाला हिस्सा है ड्यूडेनम के बाद वो 3.5 मीटर, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो 2.5, 2.5 और 3 जो है 5 हो गए। 2.5 और 3.5, 6 हो गए। 6 और 1.5 मीटर की जो है बड़ी आंत हो गई। इस तरीके से 6 और 1.5, 7.5 मीटर की जो है आंतें होती है इंसान की। ठीक है, तो उसमें लेकिन जो सबसे बड़ा काम होता है पेरास्टाल्टिक मूवमेंट का, जो गिजा को हजम करने का, गिजा को जो है डाइजेस्ट करने का जो सबसे बड़ा काम होता है, वो होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कहने को छोटी होती है, लेकिन सच्चाई वो है कि वो बड़ी आंत से 4 गुना ज्यादा लंबी होती है। क्योंकि बड़ी आंत की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है, और छोटी आंत की जो लंबाई है वो 6 मीटर है। तो यानी कि जो छोटी आंत है, अगर उसकी लंबाई की बात की जाए तो वो बड़ी आंत से 4 गुना ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, और ज्यादा जो पाचन की क्रिया है वो छोटी आंत में ही होती है। बड़ी आंत में तो जो है बाद में जाकर के पानी वानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ज्यादातर जो चीजें एब्जॉर्ब होनी होती हैं, डाइजेस्ट होनी होती हैं, वो छोटी आंत में हो लेती है। अब मैं इस बात को बार बार क्यों कह रहा हूं, बार बार कहने की वजह यह है क्योंकि इस हाल की जो एबनॉर्मल कंडीशन है, यानी कि दस्त की जो एबनॉर्मल कंडीशन है, यह भी वहीं पे पैदा होगी जहां पे एब्जॉर्प्शन डाइजेशन का जो काम होता है, डाइजेशन का जो पूरा अमल होता है, निजाम हजम का जो ज्यादातर काम होता है, जहां ये होता है, तो एबनॉर्मलिटी, खराबी, तो खराबी भी वहीं पैदा होगी, यानी कि छोटी आंत में। तो क्या कहा, अमआ सगीरा, सगीर छोटे को कहते हैं, अमआ सगीरा यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको छोटी आंत भी कहते हैं। कि फैल, फैल कहते हैं काम को, यानी कि जो छोटी आंत है, जो छोटी आंत है उसका जो काम है, ठीक है, उसको फंक्शन भी बोलते हैं, फैल भी बोलते हैं। या दूसरी चीज क्या कहा इन्होंने, कि या तो छोटी आंत का काम, अब तक जो हमने पढ़ा है इसका मतलब है या तो छोटी आंत का काम, या साख्त, साख्त कहते हैं एनाटॉमी को, बनावट को। यानी कि पहले इन्होंने क्या कहा, छोटी आंत का काम यानी कि फिजियोलॉजी, और दूसरी बार इन्होंने क्या कहा, छोटी आंत की साख्त, यानी कि छोटी आंत की बनावट। अब बनावट को हम कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हैं मेडिकल में, एनाटॉमी में पढ़ते हैं। एनाटॉमी यानी कि तशरीहुल बदन। ठीक है, और फैल यानी कि जो बॉडी के जो काम हैं वो पढ़ते हैं अफ़आलुल आज़ा या मुनाफी वाला आज़ा या फिजियोलॉजी में। तो हम यहाँ तक जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि जो छोटी आंत है, छोटी आंत का काम यानी कि फंक्शन, और छोटी आंत की बनावट यानी कि छोटी आंत की फिजियोलॉजी, और छोटी आंत की एनाटमी। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, फिजियोलॉजी में हम जिन चीजों को पढ़ते हैं वो सारी नॉर्मल चीजों से बहस बहस करते हैं। और जब इन्हीं नॉर्मल चीजों के अंदर, फिजियोलॉजी में जो पढ़ते हैं नॉर्मल चीजों के ऊपर बहस करते हैं। फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट जो एक सब्जेक्ट है वो नॉर्मल चीजों के काम को बताता है, और नॉर्मल कामों को बताता है फिजियोलॉजी। इन्हीं नॉर्मल कामों के अंदर जब बिगाड़ पैदा हो जाता है, तो इन्हीं नॉर्मल नॉर्मल कामों के अंदर जो बॉडी के अलग अलग सिस्टम हैं, जो बॉडी के अलग अलग सिस्टम हैं, इनमें से अगर कहीं भी गड़बड़ी होती है, कहीं भी एबनॉर्मलिटी होती है, कहीं भी काम में खराबी आती है, तो फिर हम इसको फिजियोलॉजी में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं सही काम, नॉर्मल काम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और सिस्टम्स ऑफ बॉडी। और जब इसमें कोई बिगाड़ आ जाता है फिर इसको हम पढ़ते हैं पैथोलॉजी में। जब तक काम सही है, जो होता रहना चाहिए, तो वो है फिजियोलॉजी। जब इसके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाए तो ये आ जाता है पैथोलॉजी में। ठीक है, इन चीजों को समझना है। दूसरा क्या कह रहे हैं, कि जो छोटी आंत होती है यानी कि अमआ सगीरा, चूंकि हजम का जो ज्यादातर काम है वो तकरीबन सारा यहीं तक जो है पूरा हो जाता है। बड़ी आंत में तो पानी एब्जॉर्ब होता है,
ठीक है। अमआ सगीरा यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के फैल यानी कि काम, या तो छोटी आंत का काम या छोटी आंत की बनावट, या तो उसकी फिजियोलॉजी या उसकी एनाटॉमी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाए, खराबी आ जाए, यानी कि एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाए, और उसके बाद जो है मरोड़ के साथ दस्त आने आने को इसहाल कहते हैं। ठीक है। बगैर मरोड़ के साथ दस्त आने को इसहाल कहते हैं। बगैर मरोड़ के यानी कि सहल जब ही तो कहेंगे इसको जब मरोड़ नहीं होगी, अगर मरोड़ होगी तो उसको तो सहल नहीं कहेंगे, उसको तो मुश्किल कह देंगे। ठीक है। जब छोटी आंत की बनावट और छोटी आंत के काम में कोई खराबी आ जाए, या तो छोटी आंत का काम खराब हो जाए नंबर एक, या छोटी आंत की बनावट यानी कि उसकी एनाटॉमी में खराबी आ जाए। ठीक है। या तो एनाटॉमी में खराबी आ जाए या फिजियोलॉजी में खराबी आ जाए, तो उसके बाद जो बगैर मरोड़ के पाखाना होता है, स्टूल पास होता है, पोटी होती है, उसी को दस्त बोलते हैं, बगैर मरोड़ के। बगैर लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ है? बगैर लफ्ज इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि बगैर का मतलब ही ये है, अगर हम मरोड़ के साथ कह देंगे तो फिर तो वो इसहाल रहेगा ही नहीं। ठीक है। फिर तो वो जो है जहीर में पहुंच जाएगा, क्योंकि जो मरोड़ के साथ होता है वो जहीर के साथ होता है, यानी कि पेचिश में, डिसेंट्री में। ठीक है। तो बगैर मरोड़ के क्या होगा? इसहाल, बगैर तकलीफ के। ठीक है। जो पाखाना पास होगा वो इसहाल होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ये किस कंडीशन में होगा? जब छोटी आंत के जो है, या तो उसके उसकी बनावट में कोई खराबी आ जाए यानी कि एनाटॉमी में, या उसके काम में यानी कि फिजियोलॉजी में कोई खराबी आ जाए, ये तब होगा। अब आगे हम पढ़ रहे हैं, ये तो हमारी डेफिनेशन थी, इसको मैं एक लाइन में कह रहा हूं। छोटी आंत के काम या छोटी आंत की बनावट में कोई खराबी आने पर बगैर मरोड़ के स्टूल पास होने लग जाए, बराज पास होने लग जाए, इसको इसहाल कहते हैं। इसको ऐसे याद रखना है। लेकिन मेडिकली चूंकि इन पॉइंट्स को जो है शो करना होता है, इन पॉइंट्स को दिखाना होता है। ठीक है। तशरीही यानी कि एनाटमिकली, ठीक है, और फंक्शनली यानी कि मुनाफुल आज़ाई यानी कि फिजियोलॉजिकली। ठीक है। बगैर मरोड़ के अगर पाखाना पास होने लग जाए तो उसको इसहाल कहते हैं, ताकि हम उन सिस्टम्स को भी क्लियरिफाई करते चलें, साफ करते चलें और उनको समझते चलें। इसलिए इसको डेफिनेशन को इस तरीके से लिया गया है। नहीं तो सीधी सी जबान में ये है कि अगर बगैर मरोड़ के पाखाना पास होने लग जाए उसी को इसहाल कहते हैं। पाखाना जो है बगैर मरोड़ के पतला और ज्यादा मिकदार में पास होने लग जाए उसी को इसहाल कहते हैं। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब इसहाल जो है वो, वैसे तो इसहाल को कई जगह जो है अलग अलग तरीके से जो है इसहाल की कई टाइप कर दी गई हैं, लेकिन जो मेन मेन टाइप हैं, जो मेन मेन प्रकार हैं वो चार हैं। नंबर एक लजाई, ठीक है, लजाई, नंबर दो इम्तलाई, नंबर तीन सैफी, और नंबर चार मुजमिन। नंबर एक लजाई, लजा के मायने होते हैं बेचैनी के। ऊपर मैंने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? बगैर मरोड़ के जो पाखाना पास हो जाए, मैं वहां बगैर मरोड़ के जिक्र कर रहा था। और यहाँ पे जो है इस हाले लजाई, लजाई में मरोड़ का जिक्र नहीं है, बेचैनी का जिक्र है। मरोड़ एक अलग चीज होती है और बेचैनी एक अलग चीज होती है। ठीक है। इस हाले लजाई में जो है वो दस्त जिनमें बेचैनी होती है, मरोड़ नहीं होती, बेचैनी होती है। फिर नंबर दो इस हाल इम्तलाई, इम्तला कहते हैं मादे का इकट्ठा हो जाना। ठीक है। वो दस्त जिनमें मादा इकट्ठा हो जाता है, इम्तलाई कहते हैं। इनके लफ्जों को ध्यान रखना है। ठीक है। लजाई, लजाई के मायने होते हैं बेचैनी के, इम्तला के मायने होते हैं इकट्ठा होने के, मादा इकट्ठे होने के। तो इस हाल लजाई यानी कि वो दस्त जिनमें बेचैनी होती है, और इस हाल इम्तलाई वो दस्त जिनमें मादा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। कहाँ हो जाता है? जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें खून जमा हो जाता है। इसको मैं पेज नंबर 315 पे अभी पढ़ूंगा, पहले एक बार इसकी जो टाइप्स हैं वो क्लियर कर लो। उसके बाद इस हाल सैफी, मैंने आपको जब मैं प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन पढ़ा रहा था, हिफ्जान सेहत, तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब, मैंने वहां आपको मौसम पढ़ाए थे चार। ठीक है। तो गर्मी के मौसम को यानी कि मौसम गर्मा को मैंने मौसम सैफ भी कहा था। सैफ, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन एमसीक्यूज में सवाल भी बनाए थे, घुमा घुमा के बनाए थे, कई तरीके से पूछा था ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। यानी कि गर्मी के मौसम को, मौसम गर्मा को मौसम सैफ भी कहते हैं।
ठीक है, तो सैफ के माने क्या हुआ, गर्मी। ठीक है, तो इस हाल सैफी यानी कि ऐसी, इस हाल सैफी, इस हाल के माने दस्त, सैफी गर्मी वाले, यानी कि ऐसे दस्त जिनके अंदर गर्मी शामिल हो, यानी कि गर्मी वाले दस्त, यानी कि ऐसे दस्त जो गर्मी की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, नंबर 4 इस हाल मुजमिन। मुजमिन किसे कहते हैं, मुजमिन के कई मायने आते हैं। नंबर 1 तो पुराने को मुजमिन कह देते हैं, जो कोई पुरानी बीमारी हो जाती उसको मुजमिन कह देते हैं। या मुजमिन उस बीमारी को कह देते हैं जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है। भाई बहुत दिन से कोई बीमारी है, मुजमिन यानी कि पुरानी बीमारी हो गई, उसको मुजमिन बोल देते हैं। या मुजमिन उस बीमारी को बोलते हैं, मेन मुजमिन उस बीमारी को बोलते हैं जिस बीमारी का टाइम पीरियड लंबा हो, बड़ा हो, और उसकी जो शिद्दत है यानी कि उसकी जो तेजी है वो कम, उसको क्रोनिक बोल देते हैं। क्रोनिक यानी कि यूनानी में मुजमिन, यानी कि बीमारी लंबी चल रही है लेकिन उसकी तेजी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो फौरन हलाक कर रही है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे जो है पुराने अखबारों की कोई रद्दी रखी हुई है और उसमें दीमक लग गई, और दीमक जो है उस अखबार की गद्दी को खा रही है, खा रही है, खा रही है। अब हमें दिख रहा है कि अखबार की गद्दी तो पूरी की पूरी है, लेकिन वो आराम आराम से खा रही है, चट कर रही है उसे, मतलब जो अखबार की रद्दी है उसे चट कर रही है। लेकिन एक टाइम क्या आएगा, एक टाइम ये आएगा कि वो जो दीमक है, ये टाइम एकदम नहीं आएगा, काफी दिनों के बाद आएगा। वो जो दीमक है उसने पूरी की पूरी रद्दी जो है वो चट कर दी, खा ली। अब वो क्या होगा, पूरी की पूरी जो रद्दी है वो पूरी की पूरी एक साथ बैठ जाएगी, एक एक साथ कोलैप्स हो जाएगी, यानी कि वो एक साथ डिस्ट्रॉय होगी। समझ रहे हैं? तो होता ये है, तो वो जो अखबार की रद्दी की जो एक तह थी वो पूरी की पूरी एक साथ बैठ जाती है। तो वो जो दीमक ने आराम आराम से पूरी की पूरी रद्दी का जो एक चट्टा था, जो उसका जो एक गट्ठर था, उसको पूरी को पूरी को जो खत्म किया आराम आराम से, और बाद में पता लगा कि इसे तो बहुत लंबा टाइम जरूर लगा लेकिन दिमाग दीमक इसे चट कर गई। तो जो दीमक जिस तरीके से चट करती, इसी तरीके से कोई भी जो क्रोनिक डिजीज होती है, जो पुरानी बीमारी होती है, उसका टाइम पीरियड लंबा होता है लेकिन उसको डिस्ट्रॉय इजीली आराम आराम से सुकून से थोड़ा थोड़ा करती है। ठीक है, वो जो चट करती है वो थोड़ा थोड़ा सा करती है। उसका जो उसको मतलब इंसान की बॉडी को खत्म करने का जो काम होता है वो बहुत तेजी से नहीं होता। जी, तो जिस तरीके से एक रद्दी की जो गड्डी होती है उसको आराम आराम से चट कर जाती है दीमक, इसी तरीके से जो क्रोनिक डिजीज होती है, जो एक मुजमिन बीमारी होती है, वो आराम आराम से जो है क्या करती है, इंसान की शरीर को खा जाती है। ठीक है, एक होती है किसी बीमारी का एक्यूट हमला। एक्यूट, एक्यूट क्या होता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है बहुत छोटा सा होता है, टाइम पीरियड छोटा, और उसकी जो खत्म करने की जो शिद्दत होती है, जो उसका हमला होता है बहुत बड़ा होता है। जैसे कोरोना की जो सेकंड लहर आई थी, जो दूसरी लहर कोरोना की आई थी, वो मेरे ख्याल से 8-10 दिन की आई होगी, लेकिन 8-10 दिन से उसने इतना कोहराम मचाया बहुत ज्यादा। तो क्या था, वो एक्यूट अटैक था उसका। और टीबी को आप ये समझ लीजिए, टीबी ज्यादातर कैसे होती है, टीबी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, एक बेहतरीन उदाहरण है किसी भी क्रोनिक डिजीज को समझाने का। क्रोनिक का मतलब आप पुरानी समझ लीजिए या लंबी बीमारी समझ लीजिए, जो आराम आराम से जो है शरीर को नष्ट करती है। और एक्यूट क्या है, एकदम आई एकदम से खत्म करके निकल गई, या तो आदमी बच गया तो बच गया, नहीं तो नष्ट कर दिया। तो एक्यूट जिसका टाइम पीरियड शॉर्ट हो और जिसका नुकसान ज्यादा हो। क्रोनिक जिसका टाइम पीरियड ज्यादा हो और नुकसान हो लेकिन वो उसके पीरियड के हिसाब से कम हो, इसको कहते हैं। तो इस हाल मुजमिन यानी कि ऐसे दस्त जो लंबे टाइम से चले आ रहे हो, साल 2 साल 6 महीने से लगातार कोई जो है इस हाल मुजमिन यानी कि दस्तों में मुलविस है, लगातार दस्त की शिकायत खत्म नहीं हो रही है, तो एक ये क्या होता है, इस हाल मुजमिन होता है। अब इस हाल की हमने 4 सूरतें निकाली है। नंबर 1 लजई, नंबर 2 इम्तलाई सैफी मुजमिन। लजई बेचैनी वाली, जिनके अंदर वो दस्त जिनके अंदर बेचैनी होती है। इम्तला जिनके अंदर कोई खिल्त जमा हो जाती है। सैफी जो गर्मी की वजह से, जो मुजमिन यानी कि जो पुराने हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। अब ये 4 पॉइंट हो गए। इन 4 पॉइंट में जो इस हाले लजई है, जो बेचैनी वाले जो दस्त हैं, उसको फिर आगे 4 और जगह तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। जो लजई है,
जो बेचैनी वाले हैं उन बेचैनी वालों को इस हाल लज़ई को आगे फर्दर और 4 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। कैसे कैसे? नंबर 1 इस हाल बराजी, नंबर 2 इस हाल मादतुल बतन, इस हाल सफरावी और इस हाल दीदानी। ये जो चारे की चार जो टाइप हैं, बराजी, मादतुल बतन, सफरावी और दीदानी, ये इस हाल लज़ई की किस्म है, यानी कि बेचैनी वाले की ही किस्म है। ठीक है, ये जो है इम्तलाई सैफी और मुजमिन की किस्में नहीं है, ये लजई की यानी कि बेचैनी वाले की किस्में हैं। अब आपको समझ में आएगा, यानी कि इसहाल लजई वो दस्त जिसके अंदर बेचैनी हो। ये जो मतलब कहने का मतलब ये है कि इस तरह के दस्त जिनके अंदर बेचैनी हो, खास तौर से 4 तरह के होते हैं। अगर हम बेचैनी को एक पॉइंट मान लें, तो फिर इस बेचैनी को आगे हम 4 अलग अलग तरीके से महसूस करता, एक मरीज जो है वो 4 अलग अलग तरीके से उसमें मुलविस हो सकता है। ठीक है, यानी कि अलग अलग तरीके से वो अलग अलग मरीज पे जो है वो 4 तरीके से हमलावर हो सकती है। नंबर 1 बराजी। बराजी का मतलब ये होता है कि किसी को जो है जैसे ही खाना खाया फौरन जो है पेट में जो है गैस सी बनी, तेजाब सी बनी, बेचैनी सी हुई और फौरन पाखाना गया, वो इस हाल लजाई की पहली किस्म है जिसको बराजी कहते हैं। बराजी, बराज के मैंने पाखाना, यानी कि खाना खाते ही फौरन, ठीक है, उसमें क्या होता है, गैस तेजाब बनता है, बेचैनी होती है और जो है मरीज जो है फौरन जो है टॉयलेट में भागता है। तो इस हाल लजाई की पहली किस्म क्या हो गई इस हाल बराजी। अब दूसरी क्या हो गई इस हाल मादतुल बतन। मादतुल बतन वो इस हाल, ये इंपॉर्टेंट है, वो इस हाल जो कि आंतों में फोड़े फुंसियों की वजह से होता है। पहली जो वजह थी वो क्या बताई हमने, बराजी, यानी कि पाखाना, मरीज जो है खाना खाते ही उसके अंदर गैस बनने लग जाता है, तेजाब बनने लग जाता है और मरीज भागता है टॉयलेट में। दूसरी क्या हो गई इस हाल है मादतुल बतन, वो इस हाल जो आंतों में फोड़े और फुंसियों की वजह से होता है, उसको कहते हैं इस हाल मादतुल बतन। ठीक है, जो सबसे आंत की जो सबसे अंदरूनी तय होती है उसको म्यूकस बोलते हैं, मुखाती। उसके ऊपर वाली सब म्यूकस, उसके ऊपर वाली मस्कुलर यानी कि अजलाती, और सबसे ऊपर वाली जो है सिरोसी। ठीक है, ये जो है ये 4 तय हो गई, इनमें ही जो है फोड़ा हो जाए या फुंसी हो जाए। इसके बाद क्या होता है, जब कोई मरीज जिसको इस हाल मादतुल बतन की शिकायत है, ठीक है, यानी कि उसकी आंतों में कहीं कोई फोड़ा है या फुंसी है, ठीक, वो जैसे ही गिजा खाता है, कोई खाना खाता है, भोजन ग्रहण करता है, तो होता क्या, वो जो खाना अंदर जाता है तो वो एक सोजिश यानी कि एक जलन पैदा करता है उस फोड़े और फुंसी की वजह से, और एक बेचैनी कर देता है अंदर। और फोड़े और फुंसी की जो तबीयत है वो ये चाहती है, फोड़े और फुंसी से जो मादे खारिज होते हैं, जो वहां पे मिजाज बनता है, वो ये चाहता है कि ये जो गिजा यहाँ पे आए किसी तरीके से जल्दी निकल जाए। ठीक है, तो उसकी वजह से एक बेचैनी होती है और उस बेचैनी में जो है दस्त लगते हैं। जबकि मादतुल बतन का जो मतलब होता है वो होता है फोड़े और फुंसियां। ये इस हाल लजई की दूसरी किस्म, पहली जो है वो बराजी, दूसरी मादतुल बतन, तीसरी हो गई सफरावी, यानी कि गैर तबाई सफरा। एक सफरा है नॉर्मल सफरा, ठीक है, नॉर्मल सफरा अगर है तो उससे कोई भी गैर एबनॉर्मल कंडीशन नहीं बनेगी। तो कोई भी खिल्त चारों में से अगर नॉर्मल हैं, तबाही हैं, तो उनसे कोई एबनॉर्मल कंडीशन नहीं बनेगी। जब कोई भी खिल्त एबनॉर्मल होगी तो वह आगे एबनॉर्मल कंडीशन पैदा करेगी। दम, बलगम, सफरा, सौदा, हम इन 4 खिलतों को मानते हैं। अहले यूनानी जो है, जो यूनानी वाले हैं, इन 4 खिलतों को मानते हैं। तो इन चारों खिलतों में से जो है जब किसी खिल्त के अंदर जो गैर तबाही कंडीशन पैदा हो जाएगी, जब इन गैर तबाही कंडीशन पैदा हो जाएगी, तो फिर वो कहीं ना कहीं जिस्म में जो है गैर तबाही हालात पैदा करेगी। ठीक है, तो जैसे कि सफरा, सफरा का काम क्या है, सफरा का काम आंतों की पाकी और सफाई भी है। सफरा क्या करती है, जैसे इंसान गीजा खाता है तो वो खा जो आते हैं, सफरा सफरा जो चूंकि तेज होता है, ठीक है, हार याबिस यानी कि गर्म खुश्क इसका मिजाज होता है, तो आंतों की धुलाई, आंतों का धुलना भी सफरा का काम होता है। लेकिन अगर इसी सफरा के अंदर तेजी बहुत ज्यादा आ जाए तो फिर तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस सफरा को तो पहले ही पित्त बोलते हैं, फिर तो बिल्कुल तेजाब बन जाएगा, जहर बन जाएगा। तो अगर किसी को एबनॉर्मल सफरा यानी कि गैर तबाई सफरा बन रहा है,
तो उसको क्या होगा, उसको भी बेचैनी वाले दस्त आएंगे। तो इसहाल लज़ई की तीसरी किस्म क्या हो गई, इसहाल सफरावी। इसको क्या कहते हैं, गैर तबई सफरा, यानी कि एबनॉर्मल बाइल की वजह से आने वाले दस्त। इसहाल लज़ई की तीसरी किस्म। इसहाल लज़ई की चौथी किस्म वो क्या है, इसहाल दीदानी। दीदान कहते हैं कीड़ों को, यानी कि आंतों में जितने भी कीड़े होते हैं, हब्बुल करा, कैंचवे, कद्दू दाने, फिताकर्मी, जितने भी होते हैं, तो वो जो क्या करते हैं, जब वो अंदर आंत में मौजूद होते हैं, वो भी इस तरह की बेचैनी, उनकी वजह से भी इस तरह की बेचैनी बनती है कि मरीज जो है वो बेचैनी के साथ पाखाना 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 खारिज करता है। तो इसहाले दीदानी यानी कि कीड़े, कद्दू दाने, जून, कैंचुओं की वजह से, एस्केरिस की वजह से जो है बेचैनी वाले दस्त बनते हैं। अब इस हाल लज़ई की हमने चार किस्में पढ़ ली। बराजी, मादतुल बतन, सफरावी और दीदानी। और तीन जो किस्में थी जो हमने पहले चार, पहले के बाद दूसरी क्या हुई, इम्तलाई, सैफी, मुजमिन। इम्तला के माना होता है मादे का इकट्ठा हो जाना, सैफी गर्मी की वजह से, मुजमिन जो क्रोनिक चले आ रहे हो। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ। इस हाल बराजी, इस हाल बराजी जो है वो इस हाल लज़ई की पहली किस्म है। मैंने इसके बारे में ये बताया है कि खाना खाते ही मरीज जो है वो फौरन टॉयलेट की तरफ भागता है। खाना खाने की थोड़ी देर के बाद ही शिकम यानी कि पेट में गैस यानी कि नफख, गैस को यूनानी में क्या कहते हैं, नफख या नफखा, फ्लैचुलेंस, जो पेट में गैस बन जाती है उसको फ्लैचुलेंस या नफखा या नफख कहते हैं। और मरोड़ होने के बाद इसहाल दस्त आने लगते हैं। ठीक है, बेचैनी के साथ दस्त आने लगते हैं। ये जो मरोड़ है, इस मरोड़ को आप वैसी जहीर वाली मरोड़ ना समझो, बल्कि बेचैनी वाली मरोड़ समझो। बेचैनी लिख लीजिए ताकि डेफिनेशन में फर्क ना आए। तो बेचैनी होने के बाद इसहाल यानी कि दस्त, यानी कि डायरिया, यानी कि पाखाना बार बार होने लग जाता है। किसमें, इसहाल बराजी में, खाना खाने के थोड़ी देर के बाद ही, बेचैनी के बाद। अब नंबर दो जो कि हमने पढ़ा था, इसहाल लज़ई की दूसरी किस्म, इसहाल मादतुल बतन। पेज नंबर 315 पे आ जाइए आप, ऊपर की तरफ जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं उन पे पेज नंबर 315 पे आ जाइए, ऊपर की तरफ, इसहाल मादतुल बतन। ठीक है, मादतुल बतन यानी कि फोड़े और फुंसियां आंतों में कहीं पैदा हो जाएं, उसकी वजह से जो दस्त लगते हैं, जो बेचैनी होती है, यह औरतों और बच्चों को ज्यादा हुआ करता है। प्लीज सब ध्यान दीजिए। इस हाल मादतुल बतन यानी कि जो फोड़े और फुंसियों की वजह से जो दस्त लगते हैं, वो औरतों और बच्चों को ज्यादा हुआ करता है। ये जवान लोगों में इस हाल मुजमिन, यानी कि अगर किसी जवान में भी होता है तो इस हाल मुजमिन यानी कि लंबे दस्त चलेंगे। ठीक है, यानी कि पुराने, यानी कि क्रोनिक डायरिया होगा। और बच्चों में इस हाल हाद, यानी कि बच्चों में अगर फोड़े फुंसी यानी कि किसी भी वुंड की वजह से, जख्म की वजह से होगा, इन अंदरूनी जख्म की वजह से होगा, तो वो क्या होगा, एक्यूट डायरिया होगा, बहुत तेजी के साथ दस्त लगेंगे। इस हाल मादतुल बतन, जिन बच्चों की आंतों में इंफेक्शन हो जाए, जिन बच्चों की आंतों में फोड़े हो जाएं, फुंसिया हो जाएं, बच्चों में तो होता है एक्यूट, यानी कि बहुत खतरनाक इन्फेक्शन होता है एकदम, उसको फौरन कंट्रोल करना होता है। अगर जवानों में होता है, ये ज्यादातर औरतों में और बच्चों में होता है, लेकिन अगर जवानों में होता है तो उनमें क्रोनिक चलता रहता है, यानी कि लंबा चलता रहता है। ठीक है, क्रोनिक में अगर थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेने में डिले भी कर दिया जाए तो इतनी मोहलत हालत नहीं बनती, इतनी फैटल कंडीशन नहीं बनती। लेकिन एक्यूट जो इन्फेक्शन होते हैं उनके अंदर जो है वेरी फैटल कंडीशन बनती है। ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और टाइम से लेना जरूरी होता है। ट्रीटमेंट तो हर जगह टाइम से लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक्यूट जो है, चूंकि एक्यूट का जो खतरा होता है, उसका जो खतरा होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है और बहुत शदीद होता है, बहुत ज्यादा बड़ा हमला होता है। तो इसमें जो है ढीली ढवाली बिल्कुल नहीं बरती जा सकती। ठीक है, अब इस हाल की, इस हाल सैफी, इस हाल सैफी को हैजा भी कहते हैं। ठीक है, हैजा और वबा भी कहते हैं। इस हाल सैफी को, इस हाल सैफी को हैजा भी कहते हैं और वबा भी कहते हैं। हैजा वबाई को हैजा एशियाई भी कहते हैं। ये एक पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। देखिए, हमारे यहाँ एलोपैथिक में क्या है, विब्रियो कोलराई की वजह से जो है क्या होता है, विब्रियो कोलराई जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है मॉडर्न में, उसकी वजह से क्या होता है, हैजा हो जाता है। अभी हमने बिल्कुल अभी अभी पढ़ा था हैजा।
ठीक है, 3-4 रोज के जो पहले हमने पढ़ा था, हैजो हैजा पढ़ा था, ठीक है, उसको मैंने आपको मॉडर्न में भी पढ़ाया था, उसको मैंने आपको यूनानी में भी पढ़ाया था, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। यहां आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इसहाले सैफी यानी कि वो दस्त जो कि सफर जो कि इसहाले सैफी वो दस्त जो कि गर्मी की वजह से लग रहे हैं, ठीक है, उनको हैजा भी बोलते हैं और वबा भी बोलते हैं। और ये एक यूनानी कॉन्सेप्ट है, ये एलोपैथिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इंग्लिश कॉन्सेप्ट नहीं है। और आपसे मेरी दरखास्त है कि आप जो है इसे इंग्लिश कॉन्सेप्ट के साथ कोरिलेट भी ना करें, जोड़े भी नहीं, नहीं तो ये सारा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है, इस हाले सैफी यानी कि गर्मी के दस्तों को हैजा भी कहते हैं, वबा भी कहते हैं, और हैजा वबाई को हैजा एशियाई भी कहते हैं। ये दो तीन जो पॉइंट आते हैं, ये दो तीन पॉइंट जो यहाँ पे बनते हैं, इन दो तीन पॉइंट्स को इन दो तीन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि हैजा इस हाले सैफी को जो है हैजा कहा जाता है, वबा कहा जाता है, और हैजा वबाई को एशियाई, यानी कि यहाँ से दो तीन सवाल निकलते हैं, इनको ध्यान रखना आप। ठीक है, अब इस हाल इम्तलाई, इम्तला के माने होते हैं मादे का कहीं इकट्ठा हो जाना, मादे का कहीं जमा हो जाना। मैंने आपको बताया था कि इस हाल इम्तलाई में जो म्यूकस होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो गिशाए मुखाती होती है, जो आंतों की सबसे अंदरूनी सतह होती है, पेट की सबसे अंदरूनी सतह होती है, और जो मुंह से शुरू होकर के एनस तक जाती है, म्यूकस, इसको आप कच्ची खाल समझ सकते हैं। आप प्लीज इधर ध्यान दीजिए, बातें बाद में करिएगा, सब बाकी स्टूडेंट भी डिस्टर्ब हो रहे हैं आपको देख करके। ठीक है, जो मुंह के अंदर से शुरू होती है और एनस तक जाती है, ये जो कच्ची खाल समझ सकते हैं, इसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। जब इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है, खून जमा हो जाए, ठीक है, अमला अमादिकाक यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, अमादिकाक स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, यानी कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खून जमा होता हो जाता है, किसमें, म्यूकस मेम्ब्रेन में। म्यूकस मेम्ब्रेन कौन सी होती है, ये जो हमारे मुंह में कच्ची खाल दिखाई देती है, बाहर तो जो है हमारी एक तरीके से मैच्योर खाल होती है, इसका रंग अलग होता है, एक मुंह में जो है तो लाल लाल सी होती है, जो मुंह के अंदर लाल लाल सी होती है, यही म्यूकस मेम्ब्रेन है। ठीक है, यही म्यूकस मेम्ब्रेन जो है मुंह से लेकर के एनस तक होती है। जो छोटी आंत की म्यूकस मेम्ब्रेन है, यानी कि अमादिका की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जब उसके अंदर जो है खून जमा हो जाता है और उसकी वजह से जो दस्त लगते हैं, उसको इसहाले इम्तलाई कहते हैं, उसको इसहाले इम्तलाई कहते हैं। ठीक है, अब इसहाले मुजमिन जो हमने शुरू में 4 किस्में की थी, इसहाले लजाई, इसहाले इम्तलाई, इसहाले सैफी, तो हमने जो है लजाई को अच्छे से समझ लिया, उसके आगे 4 पॉइंट है, बराजी, मादतुल बतन, सफरावी और दीदानी। और जो इम्तलाई है उसको हमने समझ लिया, जब म्यूकस मेम्ब्रेन में खून जमा हो जाए। सैफी को हमने समझ लिया, सैफी को हैजा बोलते हैं या वबा वबा बोलते हैं। अब इसहाले मुजमिन यानी कि क्रोनिक डायरिया, यानी कि पुराना चलने वाला डायरिया, उसको थोड़ा समझते हैं। दस्तों यानी कि इस हाल की इस किस्म में शुरू में सुबह के टाइम 2-3 सफेद दस्त लगते हैं, उसके बाद जो है पानी के से दस्त लग जाते हैं, और ये पुराने दस्त चलते हैं, इसको इस हाल मुजमिन कहते हैं। ठीक है, अब आगे जो है मैं इनका ट्रीटमेंट भी, इनके असबाब यानी कि इनकी वजह भी, और इनके अलामात यानी कि इनकी निशानियों को भी एक ही जगह से पढ़ रहा हूं तीनों को। एक बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा समझाने का तो बीच में हिसाब नहीं बनता। देखिए, इस हाल देखने में लगता है दस्त, छोटी सी बीमारी है, लेकिन यूनानी में इसका कॉन्सेप्ट जो है वो काफी घुमा देने वाला है, और एग्जाम में आता भी है। एक अगर लगातार नहीं आता तो एक साल छोड़ के आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि इस हाल की एक तो 4 किस्में, फिर लजई की 4 किस्में, 4 और 3 7 किस्में तो यही हो गई। इसको समझना है, किस किस वजह से हो रही है इसको समझना है। ठीक है, क्या इलाज देते हैं इसको समझना है, इन सब चीजों को समझना है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज मेंटली तौर से हाजिर रहें, दिमागी तौर से हाजिर रहें। ठीक है, तो असबाब यानी कि दस्त लगने की वजह क्या होती है। ठीक है, असबाब यानी कि दस्त लगने की वजह क्या होती है। अलामात यानी कि जब दस्त लगते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है। ठीक है, और इलाज यानी कि फिर हम जो है इलाज क्या करते हैं। ठीक है, तो असबाब, अलामात और इलाज, तो अब मैं इन तीनों चीजों को एक ही जगह पढ़ूंगा। एक जगह पढ़ने की वजह यह है ताकि जैसे हमने कोई इसहाल पढ़ा, कोई दस्त की कोई टाइप पढ़ी,
उसकी सबब भी हमने पढ़ लिया, सबब के बाद उसकी निशानियां पढ़ ली, और वहीं के वहीं इलाज पढ़ लें, ताकि इसमें घूमना फिरना ज्यादा लंबा चौड़ा जो है वो खत्म हो जाए और ये आसान हो जाए। तो नंबर एक, सूए मिजाज बारिद रतब। जो पेट का जो मिजाज होता है वो हार याबिस होना चाहिए, क्योंकि जो है तेजाब अंदर होता है पेट में, गर्म खुश्क होना चाहिए, ताकि जो मादा जो गिजा खाई जा रही है, जो भोजन खाया जा रहा है, पेट की गर्मी और खुश्की जो है उसको क्या कर दे, उसको खत्म, उसको जो है डाइजेस्ट कर दे। ठीक है, क्योंकि वहां सफरा होता है, सफरा का मिजाज क्या है, गर्म खुश्क है, तो होना तो गर्म खुश्क चाहिए, होना चाहिए, यानी कि जो हम खाएं वो जो है उस गर्मी से और खुश्की से क्या हो जाए, वो गर्मी और खुश्की से डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन जी, तो सुए मिजाज बारिद, बारिद रतब, बारिद रतब का मतलब ये होता है, देखिए बारिद के माने होता है ठंडा, और रतब के माने होता है तर। बारिद के माने ठंडा और रतब के माने होता है तर। और पेट का जो मिजाज है, चूंकि पेट में क्या होता है, सफरा, और सफरा का मिजाज क्या होता है, हार याबिस, गर्म और खुश्क क्यों होता है, ताकि डाइजेशन चलता रहे, क्योंकि खाना कहाँ पकता है, खाना गर्मी में ही तो पकता है, आग में ही तो पकता है ना। ठीक है, हम किसी भी बर्तन में खाने को रख करके पकाने के लिए उसके नीचे आग जलाते हैं, और आग का मिजाज क्या होता है, गर्म होता है और खुश्क होता है। ठीक है, तो पेट में चूंकि डाइजेशन होता है, तो पेट का मिजाज भी वही हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ये मिजाज जो है बारिद यानी कि ठंडा और रतब यानी कि तर हो जाए, ठीक है, बारिद रतब किसका मिजाज होता है, पानी का होता है, बलगम का होता है। ठीक, तो क्या होगा, क्या खाना हजम होगा, नहीं, खाना हजम नहीं होगा, एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। तो एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, एबनॉर्मली यानी कि पेट का मिजाज बारित रतब होने पर पेट में ढीलापन हो जाता है और दस्त शुरू हो जाते हैं। सूए मिजाज यानी कि मिजाज का एबनॉर्मल हो जाना, सूए मिजाज बारिद रतब यानी कि एबनॉर्मल तरीके से पेट का मिजाज ठंडा और तर होने पर प्यास कम लगती है। जब पेट का मिजाज ठंडा हो जाए और तर हो जाए तो प्यास कम लगती, क्यों लगती है, क्योंकि पेट का मिजाज पानी का मिजाज हो गया है। बारिद रतब पानी का मिजाज है, तो पेट का जो मिजाज है पानी का मिजाज हो गया है, एबनॉर्मल मिजाज हो गया। जब पानी का मिजाज हो गया तो फिर पानी की क्या प्यास लगेगी, पानी की प्यास लगेगी नहीं। पानी की प्यास कब लगेगी, पानी की प्यास तब लगेगी जब पेट का जो नॉर्मल मिजाज है यानी कि गर्म है और खुश्क है वो रहे, फिर जो है पानी की प्यास लगेगी उस गर्मी और खुश्की को कंट्रोल बैलेंस करने के लिए। लेकिन जब पहले ही अंदर बारिद रतब है, सर्द है, ठीक है, और तर है, तो फिर बाहर से जो है पानी पीने की जरूरत ही नहीं, इसलिए प्यास क्या लगती है, कम लगती है। ठीक है, जलन कम होती है, स्टमक में खाने में चेंजेस जो होने चाहिए वो नहीं होते, और सुए मिजाज बारिद में क्या दवाई देते हैं, जवारिश कमूनी देते हैं, जवारिश फलाफली देते हैं, जवारिश ऊद देते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो जवारिशात हैं, ये जवारिशात जो है पेट के मिजाज को हरारत पहुंचाती है। जो पेट का मिजाज ठंडा और तर हो गया है, बारिद रतब होकर के पेट ढीला हो गया है, दस्त लग गए हैं, तो उसके जो पेट का मिजाज है उसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। कौन कौन सी जवारिश, कमूनी, ठीक है, फलाफली और ऊद। ध्यान रखना है, सुए मिजाज बारिद रतब में, ठीक है, सुए मिजाज बारिद रतब में, जब पेट में सुए मिजाज बारिद रतब हो रहा हो, मैदे में सुए मिजाज बारिद रतब हो रहा हो, तो जवारिश कमूनी, जवारिश फलाफली, जवारिश ऊद, ये गर्म जवारिशात हैं। ठीक है, ये चलाएंगे फिर। और जो जवारिशात होती है वो सारी की सारी हाजिम दवाएं होती हैं, इसको याद रखना है। अब नंबर दो, बलगम। बलगम में क्या क्या होता है, क्या बलगम में क्या क्या चीजें होती हैं। बलगम एक तो खुद ही सबब है अपने आप में, सबब तो खुद खुद ही है, इसकी निशानी क्या होंगी और इसका इलाज क्या होगा। बलगम की वजह से दस्त आते हैं, ये तो हो गई अलाम, ये तो हो गया सबब। ठीक है, खुद बलगम ही सबब हो गया। बलगम की ज्यादती से उल्टी में बलगम यानी पानी पानी सा चिकना चिकना निकलता है। अगर उल्टी होगी उस मरीज को जिसका जो है बलगम, बलगम जमा हो गया है मैदे में, तो उसको जब वो उल्टी करेगा तो पानी पानी सा निकलेगा। और क्या होता है, बलगम को पेट से साफ करने के लिए उल्टी यानी कि कै कराएं। क्यों कराएं उल्टी, उल्टी इसलिए कराएं क्योंकि हमारी जो कनाते गिजाई है ऊपर वाली, यानी कि जो हमारी इसोफेगस है, जिसको हम मरी कहते हैं, ठीक है, इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंच। और जो हमारी बड़ी और छोटी आंत है
उसकी लंबाई हो गई 7.5 मीटर। जो हमारी बड़ी और छोटी दोनों आंतें हो गई, पूरी आंत हो गई 7.5 मीटर। अब जो बलगम है, बलगम कहाँ है? मैदे में है। अब मैदे से अगर ऊपर की तरफ आएगा तो उसको ऊपर आने के लिए सिर्फ जो है 25 सेंटीमीटर चलना है बलगम को, और नीचे जो है 7.5 मीटर चलना है। नीचे कितना चलना है? 7.5 मीटर चलना है। तो नीचे की लंबाई बहुत ज्यादा है, इसलिए बलगम का तनकिया कैसे करेंगे? मुंह से करेंगे। बलगम को ऊपर आने के लिए ज्यादा नहीं चलना पड़ रहा, नीचे तो 7.5 मीटर चलना पड़ रहा है। बहुत लंबाई है नीचे, 6 मीटर की छोटी आंत और 1.5 मीटर की बड़ी आंत। तो चूंकि ऊपर उसको बहुत थोड़ा सा चलना पड़ रहा है, तो जो बलगम का जो तनकिया करते हैं मैदे से, वो बजरिए तय करते हैं। बाद में मुश्किल दे सकते हैं, बाद में मुश्किल बलगम दवाई दे सकते हैं। वो इसलिए दे सकते हैं बाद में मुश्किल दवाई, बाद में मुश्किल दवाई इसलिए दे सकते हैं ताकि अगर कुछ बलगमी मादा रह गया है, या वो पाइलोरस में आगे की तरफ पहुंच गया है, या वो पाइलोरस में आगे की तरफ पहुंच गया है, तो वो आगे खारिज हो जाए, जो नहीं आया किसी वजह से। नहीं तो ज्यादातर का कोशिश क्या करते हैं कि वो बाहर खारिज हो जाए उल्टी में। तो बलगमी मादे को मैदे से बजरिए कै खारिज करते हैं। ठीक है। अब नंबर 3 पे क्या है? मलासत व जल्क। मलासत व जल्क कहते हैं चिकनी चीजों को। देखिए, अब तक हम बलगम पढ़ रहे थे, बलगम भी जो है चिकना होता है। ठीक है, बलगम भी चिकना होता है, लेकिन मलासत व जल्क के मायने क्या है? एक तो ये भी है कि बलगम की वजह से आंतें चिकनी हो जाएं। मलासत व जल्क के मायने होते हैं पेट व आंतों की अंदरूनी अंदरूनी साइड चिकनी हो जाए। पेट और आंतों की, बड़ी और छोटी आंतों की जो अंदरूनी साइड है वो क्या हो जाए? चिकनी हो जाए। पेट और आंतों की अंदरूनी साइड चिकनी हो जाए, बलगम से भी हो सकती है। लेकिन बलगम के अलावा लेकिन बलगम के अलावा जो रोगन जो तेल हम खाते हैं, चिकनी चुपड़ी चीजें खाते हैं, वो भी तो आंतों में चिकनाहट पैदा कर सकता है। जो रोगन जो तेल वाली चीजें हम खाते हैं, वो भी तो आंतों में चिकनाहट पैदा कर सकती है। जब वो आंतों में चिकनाहट पैदा करेगी, तो वो जब गिजा खाई जाएगी उसको मार नहीं देगी अपनी चिकनाहट की वजह से। बलगम की वजह से भी हो सकता है, लेकिन किसी बाहरी मादे की वजह से भी हो सकता है, किसी बाहरी गिजा जो कि हम खा रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। मलासत, ठीक है, वजल्क यानी कि चिपकाना। ठीक है, ये जो है मतलब इसका मायना होता है कि अंदर जो है फिसल जाए एक तरीके से उस चिकनाहट की वजह से। ये जल्क है, जल्क नहीं है। जल्क के मायने होता है मास्टरबेशन, और इस जल्क के मायने होता है चिकनाहट। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो गिजा खाई गई वो रुकेगी नहीं, वो फौरन की फौरन एकदम आगे की तरफ चली जाएगी। ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? पेट की अंदरूनी साइड चिकनी हो जाए, चाहे बलगम से हो जाए या तेल से हो जाए, पेट की अंदरूनी साइड होने की वजह से दस्त आते हैं, क्योंकि वो जो है गिजा को अंदर रुकने नहीं देती। ठीक है। जिनको आराम पहुंचाने के लिए जवारिश खरनूब, जवारिश कुंदूर खिलाते हैं। इन दवाई को थोड़ा ध्यान रख लेना। अब सफरा व हमूजी मादे। सफरा का जो मिजाज होता है वो भी तेज होता है, हारियाबिस होता है। और दूसरे हमूजी मादे, यानी कि अगर बलगम के अंदर सोजिश और तेजी पैदा हो जाए, और उसका मिजाज जो है वो भी गैर तबाही सफरा की तरह हो जाए, क्योंकि बलगम जिसका मिजाज बारिद रतब है, कई बार जब उसमें गैर तबाही यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन होती है, यानी कि जब बलगम खराब होता है, बलगम का मिजाज वैसे तो ठंडा और तर है, लेकिन कई बार जब उसके अंदर बिगाड़ पैदा होता है, तो होता यह है कि वो सफरा की तरह जो है बहुत ज्यादा तेज और अंदर से जो है सोजिश वाला, जलाने वाला हो जाता है। तो सफरा और हमूजी यानी कि तेज मादे की वजह से दस्त आते हैं, जिससे मुंह में जलन होती है। ठीक है, मुंह में क्या होता है? जलन, अलग सेंसेशन होती है कि अंदर कोई जो है तेज तेज चीज है। ठीक है, तेजाबियत महसूस होती है। पाखाना करने के बाद एनस यानी कि मिकाद की जगह पर जलन महसूस होती है। जब मरीज पाखाना करेगा, इसहाल करेगा यानी कि दस्त करेगा, तो टट्टी के रास्ते पे जो ओपनिंग है वहां पे क्या होगी? जलन होगी। तो ये किस बात की निशानी है? या तो सफरा, या फिर क्या होता है हमूजी, कोई तेज मादा, चाहे वो बलगम ही क्यों ना हो, एबनॉर्मल बलगम ही क्यों ना हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी पैदा हो गई हो। अब नंबर 5, जी सबसे पहले ये जो सफरा और हमूजी मादा है, इसके अंदर शरबत अनार जैसी ठंडी दवाई है।
और बासलीक की फसद खोले। बासलीक किसको कहते हैं? बासलीक जो है वो बासलीक का दूसरा नाम तनूर बदन है। और ये कहाँ होती है? ये कोहनी से जो हमारी कलाई होती है इससे अंदरूनी तरफ होती है, ये तनूर बदन होती है। और जो इंसान का धड़ है, गर्दन से लेकर के जेनिटाइल तक, ठीक है, नाफ के नीचे तक, इसका अगर तनकिया करना हो या इसमें से अगर खराब खून को निकालना हो तो तनूर बदन यानी कि बासलीक के जरिए से निकालेंगे। जैसे कि मैंने हेमोराइड यानी कि बवासीर में भी पढ़ाया था, तो कि बवासीर की सभी किस्मों में बासलीक की फसद मुफीद है। ठीक है। इसी तरीके से अगर इस हाल है वो सफरा या हमूजी तेज मादा बलगमी एबनॉर्मल बलगमी की मादे की वजह से है, तो उसमें भी क्या करेंगे? बासलीक की फसद ही खोलेंगे। अब मादतुल बतन यानी कि फोड़े फुंसी आंतों में हो जाए। ठीक है, आंतों में फोड़े फुंसी निकल आते हैं, ये खतरनाक यानी कि फैटल होती है ये कंडीशन। दोनों मुंह में भी दाने जो है वो मुंह में भी निकल आते हैं, मुंह से बदबू आती है। इसमें गिजा यानी खाना जू का तू जैसे इंसान ने खाया हो पाखाने में निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जो खाना है वो अंदर ज्यादा देर जो फोड़े और फुंसी की जो मादा है वो उसको ज्यादा देर ठहरने नहीं देता, उसके अंदर एकदम फौरन सोजिश होने लग जाती है। और जो फोड़े फुंसी का जो मादा है वो ये चाहता है कि अंदर जो है ये जो बाहर से चीज आई है ये ज्यादा देर रुके ना, ये फौरन निकल जाए। तो जो एक तरीके से जो गैस तेजाब बनता है उसकी वजह से जो कुव्वत दाफिया मजबूत होती है, तो वो जो खाया जाता है वो जू का त्यों निकलता है मादतुल बतन में। अब इसका इलाज क्या है? बिना जाफरान के कुर्स तवाशीर खिलाएं, यानी कि कुर्स तवाशीर खिलाएं। कुर्स तवाशीर का नुस्खा है गुले सुर्ख यानी कि गुलाब के फूल, चौका, गोंद बबूल, बंसलोचन, कतीरा सभी को कूट छान कर असबगोल के लुआब में गोलियां बनाएं। असबगोल के लुआब का क्या काम होता है? वो जो पाउडर बन जाता है, असबगोल का जो लुआब होता है, जो चिकनाट होती है असबगोल की, हिसबगोल की भुस्सी जिसे कहते हैं, तो उसके जो असबगोल की भुस्सी है उसमें उसको गोली को यानी कि कुर्स को बांधने में क्या करता है? वो जोड़ने का काम करता है। ठीक है। अब सफूफ दाना या अनार यानी कि अनार के दानों का पाउडर भी खिलाते हैं, किसमें? मादतुल बतन में। अब नंबर 6 हो गया, नजले में भी दस्त आते हैं। नजला एक चीज होता है, नजला एक चीज होती है जुकाम। जिन लोगों को नजला होता है, जिन लोगों को नजला होता है उनको दस्त भी लग जाते हैं। ठीक है। आम जबान में कहते हैं कि नजला झड़ रहा है, नजला जो है वो पखाने में झड़ रहा है। होता क्या है? जो दिमागी रतूबत है वो अगर हलक में टपक रही है तो नजला, और दिमागी रतूबत अगर जौफे नाक, नाक में टपक रही है, अगर हलक में टपक रही है तो नजला, और अगर नाक में टपक रही है तो जुकाम। तो जो हलक में टपक रही है यही जो क्या होता है पाखाने में निकल जाती है। इसकी वजह से क्या होता है? जो नजलावी रुतूबत होती है इसकी वजह से भी दस्त लग जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? कुश्ता खबसुल हदीद यानी कि जो लोहे का जंग होता है उसका कुश्ता इसमें इस्तेमाल कराते हैं। कुश्ता मरजान ये इस्तेमाल कराते हैं। इन दोनों कुश्तों का जो है जवारिश मस्तगी पर डालकर, जवारिश मस्तगी पर डालकर मरीज को खिलाते हैं, किसमें? इस हाले नजली में। उसके बाद बहदाना सपिस्ता यानी कि लसोड़ा पानी में उबाल कर छान कर शरबत बनफसा के साथ मिलाकर तुखमे बार तंग ऊपर से डालकर पिलाएं। ये सब चीजें भी पिलाते हैं। इससे क्या होता है? बलगम का तनकिया हो जाता है, यानी कि बलगम क्या होता है? वो खारिज हो जाता है, यानी कि जो मादा दिमाग से आकर के हलक में गिरा है वो क्या होता है? खारिज हो जाता है। अब नंबर 7वां है और ये लास्ट भी है, गिजा। गिजा यानी कि जो खाने खाए जाते हैं, गिजा के ऊपर फिर 3 नियम 3 उसूल पाबंद होते हैं। नंबर 1 क्वांटिटी, यानी कि खाना कितनी मात्रा में खाया जाता है, यानी कि कमियत क्या है, मिकदार क्या है। नंबर 1 क्वालिटी, यानी कि खाने की क्वालिटी क्या है, खाने की विशेषता क्या है। और नंबर 3 तरतीब। तो क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी कि मात्रा। अगर खाना ज्यादा खा लिया जाए, बेतरतीबी के साथ बहुत ज्यादा खा लिया जाए, तो क्या करेगी? आंत उसको हजम नहीं करेगी, और आंत क्या करेगी? उसको जो है
कुव्वत दाफिया के तेज होने के बाद उसको जो है जल्दी जल्दी आंतों से खारिज कर देगी। तो पहली वजह क्या होगी गिजा में, अगर खाना ज्यादा खा लिया जाए, यानी कि उसकी वजह क्या होगी, क्वांटिटी यानी कि मात्रा यानी कि मिकदार। दूसरी क्या होगी, क्वालिटी, क्वालिटी यानी कि खाना कैसा है, खाने खाना की विशेषताएं क्या है। इसमें क्या, जैसे खाने मरीज हजम कर ले उसी तरह के खिलाने चाहिए, जैसे खाने मरीज खा ले उसी तरह के खिलाने चाहिए। अगर वो खाने खिलाए जाएंगे जो कि नहीं हजम हो रहे हैं और भारी हैं, तो आते क्या करेंगी, उसको ऐसे के ऐसे ही जल्दी से कुव्वत दाफिया के जरिए से बाहर कर देगी। तरतीब यानी कि जिन चीजों की जरूरत है, जैसे कि प्रोटीन की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, फैट की जरूरत है, जिन चीजों की इंसान की बॉडी को जरूरत है, उन सब चीजों को खिलाना चाहिए। और जिन चीजों की जरूरत नहीं होती उनसे बचाना चाहिए। और अनहाइजेनिक यानी कि गंदा खाना नहीं देना चाहिए। इसमें वैसे तो घूमने फिरने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको बताऊं, इस हाल जो है मेन में तो हमें ऐसा लगता है अगर दस्त बहुत छोटी सी चीज होगी, लेकिन चूंकि इसमें अलग अलग टाइप बन गई, ठीक है, पहले 4 टाइप बन गई, फिर इसहाले लजही के आगे 4 टाइप बन गई, यानी कि जो बेचैनी वाला दस्त था उसकी फिर 4 टाइप बन गई। तो इन टाइप के एतबार से जब 8 टाइपें होंगी, एक तो इसमें थोड़ा सा इसमें जो है मतलब याद करने वाली चीज है, एक इसहाले सैफी जो है वो हैजे को कहते हैं, लेकिन याद रखा जाए हैजा हैजा है, बीमारी तो एक ही है, लेकिन इसहाले सैफी जो है, इस हैजे को हम विब्रियो कोलराई से जोड़ करके नहीं देखेंगे, हम इसको यूनानी कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखेंगे। है सब कुछ वही, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भी वही है, लेकिन जब हम यूनानी के एतबार से पढ़ेंगे तो हमें इलाज भी फिर यूनानी के हिसाब से करना है ना। वो एंटी विब्रियो कोलराई नहीं दे रहे हैं, तो इलाज भी हम यूनानी के हिसाब से ही कर रहे हैं। जब हम इलाज यूनानी के हिसाब से कर रहे हैं, तो फिर जो है हम इसको इसहाले सैफी में रखेंगे, और इसहाले सैफी को हैजा और वबा कहते हैं, और हैजाए वबाई को हैजाए एशियाई कहते हैं। एक पॉइंट यहां बनता है। और इसहाले इम्तलाई को याद रख लेना, ठीक है, इसहाले इम्तलाई को जो है एहतकानी भी कहते हैं, इसका एक सिनोनिम ये याद रख लेना आप। और बाकी तो इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मादतुल बतन है। मादतुल बतन से कई बार सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है, लगता है मादतुल बतन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन हल किए गए थे उसमें मादतुल बतन 3 से 4 बार पूछा गया था। तो ऐसा हुआ जैसे इस बार पूछ लिया गया, फिर एक दो बार नहीं पूछा, एक दो बार नहीं पूछा, फिर पूछ लिया, फिर नहीं पूछा, फिर तो मतलब ये जो है मादतुल बतन जो है इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। और एक चीज ये ध्यान रखनी है, अगर बलगम है तो बलगम में निशानी क्या मिलेगी, कि बलगम में जलन नहीं होगी। और सफरावी और हुमूजी मादा में इसमें क्या होगी, लेटरिन के रास्ते में आखिरी में यानी कि मिकाद में यानी कि एनस में जलन महसूस होगी, और मुंह में जो है दाने भी निकल आएंगे। और मादतुल मुंह में जो है, इसमें सफरा में तो जो है जलन होगी, और मादतुल बतन में दाने निकल आएंगे। एक थोड़ा सा इनका इलाज देख लेना। और एक ये देख लेना कि जो सफरा और हमूजी मादा होता है उसमें क्या होता है, बासलीक की फसल खोलते हैं और शरबत अनार पिलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये जो सुए मिजाज बारिद रतब है, सुए मिजाज बारिद रतब मैदा है, इसमें जो है जवारिश कमूनी, जवारिश फलाफली, जवारिश ऊद, ये देख लेना। बस ये है, थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए भाई,